सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की हमारी कक्षा जो है वो स्नातक वर्ष के तृतीय वर्ष के लिए है और स्नातक तृतीय वर्ष में हमारी जो प्रथम इकाई है हिंदी साहित्य की, उसमें हम मैथिली शरण गुप्त की साकेत कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। और इस साकेत कृति के कैकेयी का अनुताप विषय पर मैंने आपको पहले से 2 वीडियो डाले हैं। तो कुछ बातें उसमें ऐसी है जो विद्यार्थियों के लिए समझना बहुत जरूरी है, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो परीक्षा में हमारे पास कवि पर एक आलोचनात्मक प्रश्न भी आ रहा है, पाठ्यक्रम में है, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि मैथिली शरण गुप्त कौन है और किस काल में ठहरते हैं। तो आपने और हमने सभी ने इस शख्सियत का नाम जरूर सुना होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में जब गद्य साहित्य का उद्भव होता है तो उस समय भारतेंदु युग के पश्चात जिस युग का आविर्भाव है वो युग है द्विवेदी युग, और वो इन्हीं के नाम से चल रहा है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न कि द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो इसकी जगह कई बच्चे ऐसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी एक जानी मानी शख्सियत है जिसे हम बार बार निबंध साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये जो युग चल रहा है ये महावीर जी के नाम से चल रहा है, और इन्हीं के नाम से सन 1900 में एक पत्रिका आई थी सरस्वती। हालांकि इनका नाम सरस्वती पत्रिका में 1903 से 1920 तक जुड़ता है। हमने जब बोलियां पढ़ी थी तब इनकी चर्चा भी की थी और इस पत्रिका की भी चर्चा की थी। इस पत्रिका की इस युग में अहम भूमिका है और हिंदी गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उनमें से समस्त विधाओं का आविर्भाव हम भारतेंदु युग से पढ़ते हैं। सिर्फ एक कहानी विधा है जिसका आविर्भाव हम द्विवेदी युग से पढ़ते हैं। तो इनका 2 प्रकार से अहम योगदान हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में है। एक, इन्होंने कहानी विधा को प्रश्रय दिया। दूसरा, इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से हिंदी को परिष्कृत और परिनिष्ठित रूप भी प्रदान किया और अपने मंडल के और अपने युग के जितने भी कवि या साहित्यकार उस समय लेखन कार्य में जुटे थे उन सभी को इस पत्रिका में लेखन का अवसर दिया और उनके द्वारा लिखी गई कृतियां इस पत्रिका में छापी गई। लेकिन छपने से पूर्व उन कृतियों का भाषा को देखा जाता था, उसका परिष्कार किया जाता था, उसमें व्याकरणिक त्रुटियां तो नहीं है। तो 2 तरीके से उद्धार होता है इससे। एक है आपका भाषा का परिष्कार और दूसरा है विधा का। ठीक है, तो अनेक विधाओं में लिखने के लिए प्रेरणा देना, यानी विषय की उत्कृष्टता और भाषा की उत्कृष्टता, यहाँ 2 बिंदु देखने को मिलते हैं। तो विधा में भी इन्होंने विषय की उत्कृष्टता पर बल दिया कि किसी भी चीज पर नहीं लिखना है, आपको विषय की ओर अवश्य ध्यान देना होगा कि आपके लेखन का विषय कैसा है और उसकी भाषा किस प्रकार की है। इन 2 बातों पर मुख्य ध्यान दिया गया। तो इन 2 बातों के ध्यान देते समय जिस महान साहित्यकार का उदय इस युग में हमें देखने को मिलता है वो है मैथिली शरण गुप्त, जो कि महावीर जी का आदेश, उपदेश और स्नेहमय आशीर्वाद पा करके अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। और समस्त कृतियों की जहां पर मैंने बोर्ड पर लिखी है, इनके बारे में कभी न कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और सामान्यतः प्रश्न जो है इनके लेखन वर्ष को लेकर के पूछा जाता है। और जितनी भी उत्कृष्ट श्रेणी की परीक्षाएं हैं उनमें इस कृति के बारे में और इस कृति के बारे में अवश्य पूछा गया है। जितनी भी कृतियां मैंने आपके सामने लिखी ये समस्त काव्य कृतियां हैं। इनके अलावा इनके 3 नाटक भी देखने को मिलते हैं और वो है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। लेकिन उनकी ज्यादा चर्चा नहीं मिलती क्योंकि काव्य कृतियों की श्रेणी इतनी उत्कृष्ट है कि गद्य की ओर ध्यान नहीं जाता और गद्य में इतनी उत्कृष्टता यहाँ देखने को भी नहीं मिलती। तो हम जहाँ इतनी कृतियों की बात करते हैं, जयद्रथवत, भारत भारती, ये वह कृति है जिसके कारण से महात्मा गांधी जी ने गुप्त जी को उपाधि दी थी राष्ट्र कवि की। और कई बार परीक्षा में इनके जन्म काल को भी लेकर के पूछा गया है। तो ये ऐसे कवि हैं जिनका सर्वाधिक बार अब तक जन्म वर्ष पूछा गया है। इसलिए हम सामान्यतः कवियों के जन्म वर्ष की चर्चा नहीं करते,
और कहाँ के हैं ये चर्चा भी नहीं करते, लेकिन ये ऐसे कवि हैं जिनके बारे में बार बार जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष पूछा गया है। ये वर्ष हमारे लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है, आपको बता दूं। आधुनिक युग के मुक्तिबोध का निधन भी आपको इसी वर्ष में मिलता है और उनकी समस्त काव्य कृतियां भी इसी वर्ष में प्रकाशित होती हैं। तो ये दोनों वर्ष आपके लिए मुख्य हैं। 1886 जब इनका जन्म होता है चिरगांव झांसी में, और 1964 जब इनकी मृत्यु होती है। अब हम बात कर रहे थे भारत भारती की, जिसमें उन्होंने हमारे भारत के उत्कृष्ट संस्कृति और साहित्य के बारे में लिखा है। यहाँ का परिवेश कैसा है, यहाँ की संस्कृति कितनी उन्नत है, और देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कृति लिखी, जिसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि की उपाधि। दूसरी मुख्य इनकी काव्य कृतियों में इसे माना जाता है सन 1931 में साकेत नामक कृति लिखी गई, जो 12 सर्गों में है। हम ऑडियो में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि साकेत कृति कितने सर्गों में विभक्त है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उनको बार बार सुनने से भी वो चीज याद होती है। तो अगर रिपीट होती है तो इस चीज पे ध्यान दें आपको कि ये मुख्य है, ये महत्वपूर्ण है। सन 1931 में साकेत नामक कृति इनके द्वारा लाई गई और इस कृति को आधुनिक युग का राम काव्य कहा गया। देखिए, भक्ति काल के पश्चात हम देखते हैं राम काव्य की परंपरा क्षीण होती चली जाती है और आधुनिक काल में तो ये लगभग ना के बराबर है। हम कुछ नाम गुप्त जी का सुनते हैं या निराला जी का सुनते हैं जिन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी, कुछ ही नाम यहाँ पर सुनने को मिलते हैं। तो उसमें मुख्य नाम मैथिली शरण गुप्त का है, जिन्होंने साकेत नाम से कृति लिखी। अब साकेत की चर्चा करें तो ये पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या, है ना। तो बहुत बार कई बार पूछा गया आपको परीक्षा में साकेत शब्द का अर्थ क्या है या साकेत शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये पाली भाषा का शब्द है और इसका नाम है अयोध्या। अब इसी की जब चर्चा करते हैं हम साकेत की, तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो है वो इसमें मुख्य भाग जो उसका है वो कैकेयी का अनुताप, जो हम पिछले 2 दिनों से हमारे वीडियोस के अंदर पढ़ रहे हैं, और इसके जितना काव्यांश है लगभग उसका मैंने आपको भावार्थ के अंदर कला पक्ष भाव पक्ष दोनों की चर्चा करी। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी कभी व्याख्या आ जाती है, वो महत्वपूर्ण है, और व्याख्या के अलावा कभी कभी इसका कला पक्ष भाव पक्ष अलग से पूछ लिया जाता है, या एक इसका कैसा काव्य रूप है ये पूछ लिया जाता है। तो ये सभी बातों पर आपको गौर करना पड़ेगा। इसमें हमने कला पक्ष के अंदर कुछ चीजें पढ़ी है और मैंने ऑडियो में आपको बताया भी कि 3 मुख्य छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। पहला है मालिनी, दूसरा है शिखरणी, और तीसरा है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता तो आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा, और हमारे स्नातक के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और कक्षा 12 में भी ये छंद बार बार हमारे सामने आता है। लेकिन यहाँ पर आपको उसका अनुप्रयोग भी देखना पड़ेगा। जो पंक्तियां आप पढ़ते हैं उन पंक्तियों में साथ साथ ये भी देखें कि यहाँ पर वार्णिक छंद लगाने पर कौन सा छंद आता है। बार बार जब काव्य कृतियों में हम उसको देखते हैं या पद्यांश की पंक्तियों में उन वर्णों की संख्या लगा करके या मात्राएं लगा करके हम देखते हैं, तो हमें ये चीजें, इनके नियम याद होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो मुख्य छंद थे उनकी मैंने चर्चा करनी उचित समझी। हालांकि मौखिक रूप से हमने इसकी चर्चा करी है कि किस किस प्रकार के वर्णों का क्रम इसमें देखने को मिलता है। तो क्रम किस प्रकार से, छंद पढ़ते समय हमने देखा था कि एक सूत्र काम करता है। वो सूत्र इस प्रकार से है, य मा ता रा ज भा न स ल और गा। इन दोनों की कोई अहमियत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन नियम में ये था इसलिए मैंने साथ में लिख दिया। अब आपको देखना है कि जब हम मात्राएं लगाते हैं, मात्रा 2 प्रकार की, ह्रस्व और दीर्घ, यानी लघु और दीर्घ भी कहते हैं इसको, ह्रस्व और दीर्घ भी कहते हैं, किस किस प्रकार से लगती है, और उसी प्रकार से इसके गण का निर्माण होता है। हमने जब छंद पढ़ा था तब आपको ये बताया था कि 3 मात्राओं का समूह जो है वो आपका गण कहलाता है। एक गण बराबर 3 मात्राएं,
और मात्राएं भी एक विशिष्ट क्रम में, कैसे क्रम में आती है देखिए। यहाँ पर हम एक मात्रा लगाते हैं, माँ पर दो मात्राएं लगती है, त में आ की मात्रा होने से भी इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें एक, दो, एक और एक, इस प्रकार से मात्राएं लगती है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि गण कितने होंगे 8। अब 8 गण में कैसे लगाइए, अगर हम ये गण की बात करते हैं तो इन तीन को मिला दीजिए, तो क्या बन गया, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, ये इसका गण का नाम, इसे कहेंगे हम यगण। अगर मगण आता है तो आप म से तीन मात्राओं को जोड़ लीजिए, ये देख लीजिए यहां से यहां तक, तो म पे कौन सी है दीर्घ, त पे कौन सी है दीर्घ और र पे भी कौन सी है दीर्घ, ये आपका बन गया मगण, जिसमें तीनों दीर्घ मात्राएं होती है। अब अगर तगण की बात आती है तो हम इन तीन को जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए, दीर्घ दीर्घ और लघु, इसकी इसकी और इसकी। इसी प्रकार से रगण की बात आएगी जब, तो दीर्घ लघु दीर्घ, इसी प्रकार से जगण की, भगण की और नगण की और सगण। हमने ल से गण क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ल के बाद तीन वर्ण ही नहीं है, अंतिम तीन वर्ण आपको यहाँ देखने को मिलते हैं सगण में। तो सगण का मात्रा विन्यास किस प्रकार होगा, स में एक, ल में भी एक और ग में दो। सिर्फ इसीलिए इस ल और ग की यहाँ पर अहमियत है, बाकी इसकी कोई भी अहमियत इस सूत्र में नहीं है। और ये सूत्र जो है सिर्फ आपको कंठस्थ कराने के लिए यहाँ पर हमने लिया है, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। अब हम बारी बारी से उन तीन छंदों की चर्चा करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, और उन्हें लगा करके देखते हैं किस किस प्रकार के नियमों से आबद्ध है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, जब कैकेयी का अनुताप हमने पढ़ा तो उसके अंदर प्रथम पद के अंदर ही जो उसका पहला भाग है उसके अंदर ही हमने मालिनी छंद की चर्चा करी। तो ये छंद जितने भी मैंने आपको छंद बताया, अभी यहाँ 3 छंद बताए, और तीनों ही वार्णिक है। वार्णिक का मतलब है वे छंद जहाँ पर गणना किसकी होगी, गणना दो ही चीजों की होती है, या तो मात्राओं की गणना होती है और या फिर वर्णों की गणना होती है। दो ही प्रकार की गणना है, और वर्णों की गणना करने के लिए भी हमें पहले उस पर मात्रा लगा करके गण को याद करना पड़ता है। तो ये तीनों छंद हम जो पढ़ रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके वार्णिक छंद हैं, और इस वार्णिक छंद में किस प्रकार का क्रम आपको देखने को मिलेगा उसकी चर्चा करते चलते हैं। ये है मालिनी छंद, जिसमें 15 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, और 8 और 7 पर यति। यति का मतलब है विराम, जहाँ पर ठहराव, जहाँ पर हम अल्प विराम नामक चिन्ह का, विराम चिन्ह का प्रयोग भी करते हैं। तो आपको 8वें वर्ण पर यति मिलेगी और फिर उसके बाद 7 में भी मिलेगी, 8 और 7 15। अब यहाँ देखिए न, न, म, य और य, ये मैंने आपके सामने गणों के नाम लिख दिए। न से नगण, फिर नगण, फिर मगण, फिर यगण और फिर से यगण। इस प्रकार का क्रम इस मालिनी छंद में आपको देखने को मिलेगा। तो आप नगण को याद कीजिए। नगण में हमने क्या बताया था, भा, न, स और ल। ठीक है, बिल्कुल इसमें भी मगण में तीनों गुरु थे, य, मा, ता। ये क्रम आपको वर्णों का यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए वार्णिक छंदों के अंदर आपको 2 चीज याद करनी होती है। पहली चीज के वर्ण कितने हैं, और दूसरी चीज के किस क्रम में वर्ण मिलते हैं। ऐसे बहुत से छंद होंगे जहां पर आपको 15 वर्ण मिलेंगे, परंतु ये क्रम, गणों का ये क्रम जो है वो सिर्फ और सिर्फ मालिनी छंद में ही मिलेगा। आप चाहें तो इसका उदाहरण भी याद कर सकते हैं और इसमें लगा करके भी देख सकते हैं। यदि हम लगाते हैं तो हमें वर्णों का क्रम उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो आप इसका सूत्र याद करना चाहें अगर, तो सूत्र इसका बनता है न, न, म, य। और हम परीक्षा में से किस प्रकार से लिखेंगे, यदि हमको सीधा प्रश्न पूछा जाता है छंद पर और क्रम पूछा जाता है तो हम यहाँ ऐसे बोलेंगे, ये वो वार्णिक छंद है जिसमें 15 वर्ण
और 8 और 7 पे यति के साथ मिलते हैं और गणों का क्रम इस प्रकार मिलता है, 2 बार नगण, 1 बार मगण और फिर 2 बार यगण क्रम में हमें वर्ण मिलते हैं, वहां पर मालिनी छंद पाया जाता है। दूसरा जो है आपका वो है शिखरणी। आप गिन सकते हैं इस प्रकार, देखिए 3, 3, 6, फिर 9, 12 और 15 वर्ण तो यहीं पर हो गए। लेकिन कुछ वर्णों में, कुछ छंदों में आपको एक सूत्र में कुछ अलग भी देखने को मिलेगा, कैसे अभी आगे चर्चा करते हैं। शिखरणी छंद जहां पर है वहां पर 17 वर्ण है और यहाँ पर यति मिलती है 6 और 11। यति का मतलब मैंने आपको बताया विराम या थोड़ी देर का ठहराव। और इसके अंदर आपको क्रम मिलता है य, म, न, स, भ और लगा, इसमें साथ में लगा है। कैसे लगा का मतलब क्या है समझेंगे थोड़ा सा। ये यगण है, ये मगण है, ये नगण है, ये सगण है, ये भगण है और ये है लघु और ये है गुरु। इसमें लगन और भगण तो है ही नहीं, ठीक है। भगण यहाँ पर है, लगन और ग से तो कोई गण बनता ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ल से मतलब है लघु और ग से मतलब है गुरु, यानी इस छंद के अंदर आपको 17 वर्णों का क्रम मिलेगा और वो य, म, न, स, भ यानी यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और फिर उसके बाद एक लघु और एक गुरु के क्रम में वर्ण हमें मिलता है, मात्राएं मिलती है। तीसरा है आपका जो छंद मंदाक्रांता। इसमें भी 17, देख लीजिए मैंने आपको बार बार कहा कि सिर्फ वर्णों की संख्या याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको वर्णों का क्रम भी याद करना पड़ेगा। इसमें भी 17 वर्ण हैं, लेकिन यति बदल जाएगी। यति कैसे बदलेगी इसके अंदर? 4 पे, 6 पे और 7 पे यति, ठीक है। और क्रम मिलेगा वर्णों का म, भ, न, त, फिर त, 1, 2, 3, 4, 5, 5 या 15 और फिर 2, गा, गा, तो कितनी होगी? 2 गुरु। गा से मतलब गुरु, यानी 15 वर्ण और उसके बाद 15 वर्णों के बाद 2 वर्ण और, लेकिन मात्रा किसकी? हमेशा गुरु की। यही वो 3 छंद है जो आपके कैके के अनुताप में आए हैं। तो इन्हीं की चर्चा यहाँ पर मैंने इसलिए करी क्योंकि जैसे जैसे हमारे छंद आते जाएंगे वैसे वैसे उनका हम अनुप्रयोग भी सीखते चले जाएंगे। और अगर एक साथ मैंने आपको छंद बता दिए तो आप उसको याद करने में थोड़ा तकलीफ का महसूस करेंगे और कई बार ये चीजें एक दूसरे में मिल भी जाती है तो याद करने में कठिनाई का आगाज होता है। चलते चलेंगे साथ साथ कैके का अनुताप के बाद हम जो और अगली काव्य कृतियां इनकी पढ़ते हैं तो उनमें साथ साथ जैसा जैसा छंद आता है उसी का वर्णन करेंगे। आपको कला पक्ष लिखने के लिए बहुत जरूरी है उसकी भाषा बताएं, उसका गुण बताएं, भाषा में कौन सा गुण है, उसका रस बताएं। रस के साथ साथ आप छंद या अलंकार वहां पर अगर आप लिख देते हैं तो आपके निश्चित रूप से अंकों में वृद्धि होती है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, शेष अगली कक्षा में चर्चा चलती रहेगी।